Good morning students, I am Shailesh Kumar from Oxaria Coaching Center. Today I am present with very specific topic. The topic is area related to circle. Dear students, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आइए देखते हैं वृत्त क्या है और उसका क्षेत्रफल कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल को ट्रेस करूंगा इस बोर्ड पे। आपने देखा कि मैंने एक सर्कल बनाया। अब हम इसके एरिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अगर इस वृत्त ने कितना जगह ऑक्यूपाई किया है, जगह छेका है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नोटेशंस बता रहा हूँ, नोटेशंस को ध्यान में रखना है। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसमें आपको ध्यान रखना है ए, जहाँ मैं लिखूँगा ए स्टैंड्स फॉर एरिया, स्मॉल आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, आप इसे रेडियस कहते हैं। ये दो बातें हमें ध्यान में रखना। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक सर्कल बना दे रहा हूँ और ध्यान रहे मैं यहाँ पर एक सेंटर ले रहा हूँ। सेंटर से ये डिस्टेंस आर कहलाएगा सर्कमफ्रेंस तक, और ये कहलाएगा आर, और ये सेंटर ओ, यानी ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक, ये भी आर है और ये भी आर है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। अब हम क्या करते हैं, इसको कई सेक्टर में बांट देते हैं। अगर हम सपोज करें कि इसको हम लोग कई सेक्टर में बांटें, यानी छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटें, तो ये प्रत्येक सेगमेंट एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा और ये माइन्यूट हो जाएगा, यानी ये जो लंबाई होगी वो कर्व ना होकर एक लंबाई दिखेगी। यानी अब हम इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे एरिया फाइंड करने में। तो आपको मैं फिगर बड़ा होने के लिए मैं कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ कि मैंने एक ऐसे ड्रॉ कर दिया जीवा के जैसा, यानी बेस बनाने के लिए, और मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले रहा हूँ और इस प्रकार से ये n भागों में बटा हुआ है। मैं इसमें छोटा लूँगा ताकि इसमें समझाना, इसलिए बड़ा, इसमें छोटा, और ये n भागों में यानी n छोटे छोटे सेक्शंस में बटा हुआ है ये सर्कल। लेकिन हमें निकालना जो है वो इस पार्ट में निकालना है, क्योंकि हमें समझना है कि वास्तव में सर्कल का जो एरिया होता है, यानी एरिया ऑफ सर्कल, वो क्या होता है। तो आइए देखते हैं। ये आर हो गया और ये आर हो गया, और ये जो है ए बी, अगर हम बहुत इसको छोटा करें तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया, ये जो ए बी जो कर्व है, यानी जो चाप है, वो जीवा के बराबर हो जाएगा। यानी बहुत छोटा जब हम वृत्त लेंगे, त्रिभुज लेंगे तब। यानी कि अब हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ, सबसे पहले इस सेक्शन का लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। अब हमें इस पर कैलकुलेशन करना है, यानी कि 1/2 इंटू बेस। बेस क्या होगा, ए बी बेस लेंगे हम लोग, यानी ए बी बेस ले रहे हैं, ए बी, और इंटू हाइट ओ टू, मान लीजिए यहाँ पर मैंने m बना लिया, O टू m। अब हमें ध्यान देना है कि AB और OM। तो चूंकि हम ध्यान दे पा रहे होंगे कि ये जो है OA जो है वो R है और OB भी क्या है, R है, और इस प्रकार से ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। कितने फॉर्म में, N फॉर्म हो रहे हैं, यानी इसमें कितने कुल ट्रायंगल बनेंगे, N। यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस को जरा देखा जाए, ये बेस जो है ये लगभग इस ए बी चाप के बराबर हो जाएगा। कब, जब छोटा से छोटा ट्रायंगल लिया जाएगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो परिधि है वो 2πr होता है, यानी वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस जो होता है 2πr होता है, और ये कई टुकड़ों में बटा हुआ है, यानी टोटल मिलकर 2πr होगा। तो यानी एक खंड कितना होगा, यानी कि 2πr/n। अगर n खंडों में बटा हुआ है तो एक खंड का कितना होगा, 2πr/n। अब हमें उस ए बी का वैल्यू रखना है, यानी कि 2πr/n। अब हमें क्या करना है, OM की वैल्यू फाइंड करनी है। OM जब ए बी जो है बिल्कुल करीब सट करके और ये इस लाइन में मैच कर जाएगा, यानी संपाती हो जाएगा, तो OM जो हो जाएगा वो R के बराबर हो जाएगा। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। कैसे, आइए देखते हैं। अगर हम ज़्यादा छोटा से छोटा बनाएं, आप ध्यान दीजिए, ये सेंटर, ये रेडियस हो गया OA
और ये हो गया बी। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो ये आर जो हो जाएगा यही आर के बराबर हो जाएगा, यानी इसकी लंबाई जो होगी, लंब की जो लंबाई होगी वो भी किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2πr/n, चूँकि एक खंड का मैंने हिस्सा लिया है, और ये हो गया इसका त्रिज्या के बराबर यानी आर। अब हमें चूँकि त्रिभुज एक ही तो नहीं बन रहे हैं, त्रिभुज इसमें कई बन रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें n त्रिभुज बन रहे हैं, इसलिए सर्कल एरिया ऑफ सर्कल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ n ट्राइएंगल्स। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, n त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर। क्यों? क्योंकि ये n सेक्शन में बटा हुआ है और प्रत्येक सेक्शन को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा एरिया ऑफ n ट्राइंगल्स, यानी n से हमें गुना करना होगा एक ट्राइंगल्स में। तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना है 1/2 × 2πr/n और गुने r। अब आप ध्यान दे पा रहे होंगे n से कैंसिल आउट होगा n, 2 से कैंसिल होगा 2 और ये हो जाएगा πr²। यानी अब आप समझ गए होंगे कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। इस बात को आप समझ गए। तो अब आप इसको लिख सकते हैं हाईलाइटेड वे में, यानी a = πr², यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr²। अतः आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट नंबर अगला। यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम एक सर्कल बना रहे हैं तो ये जो मैंने गोलाकार रचना की इसको आप लोग क्या कहते हैं, सरकमफ्रांस, यानी कि आप इसे परिधि कहते हैं। जो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ये क्या है, परिधि, गोलाकार संरचना। यानी कि परिधि को हम लोग P से सूचित करते हैं और P = कितना होता है 2πr, यानी सारा घेरा को मेज़र करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2πr। ध्यान रहे पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखेंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है जो बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22/7 या 3.14। यानी सबसे पहले पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1 लाख स्थान तक श्रीनिवास रामानुजन साहब ने निकाला था, जो भारतीय गणितज्ञ थे। अब आइए हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करना है। जैसे देखिए हम लोगों ने सीखा था कि एरिया कितना होता है πr², यानी एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। क्या हम इसे और भी कुछ नाम दे सकते हैं? बिल्कुल। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सेंटर है और सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, r कहलाती है। और इसी सेंटर से हम दोबारा यहाँ तक जाएं तो ये भी क्या हो जाएगा r और ये भी r, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा 2r। और 2r को एक और नए नाम से जानते हैं जिसका मतलब होता है डायमीटर, यानी कि d। यानी एक ऐसी जीवा जो परिधि के दोनों अंत बिंदु पर हो और केंद्र से होकर जाती है, उस स्थिति को कहते हैं कि वो क्या है, वृत्त का व्यास है। तो क्या व्यास के फॉर्म में हम लोग एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a = पाई और d जो होता है r का क्या होता है, ट्वाइस होता है। r जो होता है d का हाफ होता है। तो हम लोग d/2 लिख सकते हैं r के जगह पे, और स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि πd²/4। ये भी हम लोग लिख सकते हैं एरिया के इक्वल टू, यानी एक फॉर्मूला और हम लोग डिराइव कर चुके हैं। यानी अब आप ये भी कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुने व्यास का स्क्वायर/4। फिर से देखें, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई गुने व्यास का स्क्वायर/4। आप इससे भी बना सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट व्यास देता है तो हम व्यास का ही वैल्यू रखेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे स्क्वायर करके। तो एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा। दूसरा कॉन्सेप्ट अबाउट पेरीमीटर। कॉन्सेप्ट अबाउट पेरीमीटर यानी कि परिधि के ऊपर संकल्पना, यानी कि परिधि क्या है। अक्सर परिधि वाले कॉन्सेप्ट्स बच्चों से मिस हो जाते हैं, उसके बारे में मैं अच्छे से डिस्कस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूँ
एक सर्कल मैंने बनाया, तो जो ये गोला घेरा है यही इसका सरकमफ्रेंस है। लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन्स के लिए क्वेश्चंस में सेमी सर्कल दिए जाते हैं। सेमी सर्कल का मैंने डिस्कस किया था अपने पुराने 2 वीडियो लेक्चर में, जो कि ज्योमेट्री का सर्कल है, उसमें आप उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर इस खंड को हटा दें तो ऊपर वाला दोनों खंड एक सेमी सर्कल बनेगा। तो असल में जब सेमी सर्कल की पेरीमीटर लिखी जाती है तो बच्चों से अक्सर एक गलती होती है, वो हमेशा व्यास को इग्नोर कर देते हैं। तो आइए जानते हैं सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा। यानी स्टार पॉइंट, अर्धवृत्त की परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, P = यानी हम समझिए यहाँ से यहाँ तक पाई आर होगा और फिर यहाँ से यहाँ पाई आर, तब ना टोटल 2 पाई आर। यानी कि हम लोग लिखेंगे पाई आर। कहाँ से, ए से ऐसे हम लोग मूव करेंगे तो ए से बी तक, ए से इस पॉइंट तक गए हम, तो ये पाई आर। और फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे यहाँ तक, तो फिर कितना, पाई आर। तो यहाँ पर लिख देंगे केवल पाई आर, क्योंकि हमें अर्धवृत्त का जानना है जो ए सी बी होते हुए जा रहा है, ए सी बी यहीं तक, इसके आगे नहीं जाना है मुझे। अब थोड़ा ध्यान दें, और ये जो है ए बी, इसको भी तो हमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम परिमाप पूछ रहे हैं। परिमाप मतलब क्या होता है, घेरा। अगर आप सेमी सर्कल को बनाए तो थोड़ा सा यहाँ से मिटा के देखिए, ऊपर वाला भाग क्या है, सेमी सर्कल है, तो क्या ये इंक्लूड है कि नहीं, इंक्लूड है। इसलिए हम लोग पाई आर प्लस ए बी लिखेंगे। अब ध्यान रहे, ये हो गया पाई आर, और ए बी को आप क्या कहते हैं, व्यास, यानी डी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये भी समझ पाए होंगे कि अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस डी। यानी एक कॉन्सेप्ट और ध्यान में आ गया होगा आप लोगों को, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और बन रहा है। आइए देखते हैं और भी कॉन्सेप्ट सॉरी। अगर हम एक सर्कल की रचना करें, एक सर्कल हम लोगों ने बनाया, अगर हम इसके 4 टुकड़ों को अपनाएं, 4 टुकड़ा, तब हमें क्या मिलेगा, सेमी सर्कल, या क्या मिलेगा, यानी हम यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम डी कर दे रहे हैं। ध्यान रहे, यहाँ पे सेंटर ओ है, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। यानी कि इस स्थिति में वृत्त जो है 4 बराबर भागों में बट गया। प्रत्येक को हम क्या कहेंगे, चतुर्थांश, 1 2 3 और 4, यानी 4 बराबर भागों में ये वृत्त बट चुका है। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक हिस्सा का परिमाप निकालना है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रत्येक हिस्से का परिमाप निकालने के लिए सर्कल कुछ ऐसा आप दिखेगा आपको। अब सर्कल आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अगर हमें प्रत्येक चतुर्थांश का निकालना है तो सपोज कीजिए कि ऐसा दिख रहा होगा, ओ यहाँ पे सी और यहाँ पर बी दे रखा होगा। अब आपको निकालना है इसका परिमाप। तो कैसे परिमाप निकालेंगे चतुर्थांश का, तो सबसे पहले ओ सी जोड़ेंगे, फिर ओ बी जोड़ेंगे और ये बी सी। तो बी सी कितना होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूरा गोलाकार संरचना 2 पाई आर के बराबर दी, 2 पाई आर बटा 4, यानी कि चतुर्थांश का परिमाप, चतुर्थांश का परिमाप, चतुर्थांश का परिमाप। चतुर्थांश का परिमाप कितना होगा, सबसे पहले 2 पाई आर बटा 4, 2 पाई आर बटा 4 प्लस 2 पाई आर बटा 4 और प्लस ध्यान दीजिए ये वाला ओ सी और ओ बी, आर प्लस आर, यानी कि आर प्लस आर। मैंने इस टुकड़ा को जोड़ा यानी कि बी सी को, यानी 2 पाई आर बटा 4, फिर मैं ओ सी को जोड़ूंगा आर, फिर ओ बी को जोड़ूंगा, ओ बी कितना आर, इसलिए आर प्लस आर 2 आर, यानी कि 2 पाई आर और प्लस यहाँ बाई 4 और यहाँ पर 2 आर, मैंने इसको जोड़ दिया। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप 2 आर कॉमन ले सकते हैं, यानी कि आप 2 आर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा पाई बाई 4 और प्लस यहाँ पे बचेगा 1, यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 आर इंटू पाई प्लस 4 और बाई 4। तो फिर से कैंसिलेशन करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी कि आर इंटू पाई प्लस 4 और बाई 2, यानी आप ऐसे भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी चतुर्थांश का परिमाप अगर हम P से सूचित करें तो P = हो जाएगा R इंटू पाई प्लस 4 बाई 2 और ये हो जाएगा आपका एक नया फॉर्मूला तैयार। यानी इस प्रकार से आप किसी भी फिगर का परिमाप निकाल सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सर्कल के वेरियस टाइप्स के पार्ट्स का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। एक मैंने सर्कल बनाया, इस सर्कल पे आपको ध्यान क्या देना है कि ये सेंटर हो गया, यानी जिसको त्रिज्या कहते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। अगर मैं एक सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना चाहता तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये डॉट लाइन से मिला हुआ क्षेत्र यहाँ पे दो हिस्सों में बट रहा है, एक ऊपर वाला पोर्शन और एक नीचे वाला पोर्शन। प्रत्येक क्या है, सेमी सर्कल है, यानी आप इसको भी सेमी सर्कल कहेंगे। सेमी सर्कल यानी सेमी सर्कल का अर्थ होता है हिंदी में अर्धवृत्त। आप ऊपर वाले भाग को भी अर्धवृत्त कह सकते हैं और नीचे वाला भी हिस्सा क्या है, अर्धवृत्त है। ऊपर वाला हिस्सा भी अर्धवृत्त और नीचे वाला हिस्सा भी अर्धवृत्त। अब हमें उसका एरिया फाइंड करना है, यानी कि ये जो रंगीन भाग है इसे हमें कैलकुलेट करना है कि असल में ये कितना है, ये ऊपर वाले चाहे नीचे वाला, बात बराबर ही है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी पॉइंट को नोट करना है हमें, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हमें पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, यानी ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन 2 से डिवाइड करने का काम परिमिति में न करें, परिधि में न करें, उसमें 2r जो है इंक्लूड होता है। अब आइए देखते हैं एक अगला कॉन्सेप्ट। अगर आपसे कहा जाए कि अर्धवृत्त के बाद आप इसको फाइंड कीजिए, यानी इस स्थिति को, यानी इसके प्रत्येक चौथे हिस्से को, यानी इस स्थिति को, यानी कि आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये क्या है, चौथाई हिस्सा है, वृत्त का चौथा हिस्सा, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 4, चूँकि 4 हिस्सों में बटा है। तो ये दोनों एरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूजफुल होंगे। तो आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट ये है, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग को ये समझना है कि अगर सर्कल कुछ ऐसा रहे, जिसको आप लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिसकी रेडियस भिन्न भिन्न हो लेकिन सेंटर क्या हो, एक जैसा हो। यानी कि जब दो सर्कल जिसमें केंद्र उभयनिष्ठ हो और त्रिज्याएं अलग अलग हो, एक छोटी त्रिज्या हो और एक बड़ी त्रिज्या हो, इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल या सकेंद्रीय वृत्त या वलय या छल्ला। यानी कि क्वेश्चन जो है कई नामों से जाना जाता है क्वेश्चन में इन चीज़ों को, इसलिए सभी नाम जानना जरूरी है। इसको हम रिंग भी कह सकते हैं, छल्ला भी कह सकते हैं, वलय भी कह सकते हैं, सकेंद्रीय वृत्त भी कह सकते हैं, एक केंद्रीय वृत्त भी कह सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज ना हो। आइए देखते हैं, यानी इसको अगर हम मान लें R1 और इसको हम लोग मान लें यहाँ से यहाँ तक को R2, यानी दो त्रिज्याएँ अलग अलग हैं, तो इसको हम लोग R2 मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये R1। या आप ऐसे भी अपने सुविधा के लिए कर सकते हैं कि इसको स्मॉल r और इसको आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल R दे सकते हैं, तो भी आप समझ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया फाइंड करना है। डैट मीन्स ये वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी जो हरा वाला भाग है ना, उसी का हमें एरिया फाइंड करना है। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट। बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया रिमूव कर देंगे तो हमें बीच वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा, यानी ये वाला भाग। यानी कि हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग का पॉइंट तीसरा ये रहेगा कि वलय, या जिसे आप रिंग कहते हैं, रिंग, छल्ला कहें, या सकेंद्रीय वृत्त, कुछ भी कहें, का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर। बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, कैपिटल R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी थी, बड़ी वाली R थी। इसमें से क्या घटा देंगे, छोटा वाला त्रिज्या, छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या, यानी कि पाई R स्क्वायर। अब दोनों में क्या देख रहे हैं हम लोग, पाई कॉमन देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस
स्मॉल आर स्क्वायर। और इस प्रकार से हमें मिलेगा सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। आइए एक चीज़ और देखते हैं, सकेंद्रीय वृत्त से एक कॉन्सेप्ट और आता है कि अगर हमें एक और कॉन्सेप्ट हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं कि पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आप इस स्थिति में भी लिख के समझ लें ताकि आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो और एक की 9 सेंटीमीटर हो, तो आप यहाँ पर ये कैलकुलेशन को नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप ये कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि अगर हम लोग एक कंडीशन अप्लाई करें, कंडीशन क्या है ध्यान दें, अगर कैपिटल आर स्मॉल आर से एक ज़्यादा हो तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी एरिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। केवल इसका कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ध्यान दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं और हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ध्यान दें। अगर मैं एक सर्कल बनाया हूँ, यहाँ पे सेंटर मैंने ए ले लिया है और ये ओ ए तथा ये ओ बी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो इससे क्षेत्र घिरेगा उसे त्रिज्या खंड कहते हैं। अगर त्रिज्या खंड के बारे में विस्तार से जानना हो तो मेरा ज्योमेट्री का वीडियो बन चुका है सर्कल पर, यानी वृत्त पर आधारित। उसमें आप विस्तार पूर्वक जानने के लिए उस वीडियो को देखें और आप अच्छे से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं ए ओ बी क्या बनेगा इससे, ये बनेगा आपका त्रिज्या खंड। अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, आप ध्यान दें कि ये आर है और ये भी आर है और यहाँ पे कुछ इंक्लाइनेशन बन रहा है, यानी कोई एंगल बन रहा है जिसे हम थीटा कह सकते हैं। थीटा क्या है, एंगल सूचक। थीटा क्या है, कोण सूचक प्रतीक, कोण सूचक प्रतीक। ये केवल कोण की सूचना देने वाला प्रतीक है और कुछ नहीं है, क्योंकि ग्रीक में ऐसे लेटर लिखे जाते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, फाई, साई, काई, ये सब लिखे जाते हैं। जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं वैसे ही। तो थीटा क्या हो गया, कोण का सूचक हो गया। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री और गुने पाई आर स्क्वायर। आइए ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में एक लॉजिक जानते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे थीटा बटा 360 डिग्री क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम किसी वृत्त में पूरा रोटेशन कराएं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। लेकिन जब हम त्रिज्या खंड बना रहे हैं तो इसमें जो कोण बन रहा है वो मालूम नहीं कितना कोण बन रहा है। मान लीजिए कि थीटा कोण बना, तो थीटा कोण बना था कितने डिग्री में, 360 डिग्री में, और हमें एरिया कितना में निकालना है, इसी जो कोण जो बन रहा है उसी का एरिया निकालना है। इसीलिए लॉजिकली आप कह सकते हैं कि थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। अब आइए जानते हैं कि अगर त्रिज्या खंड कई प्रकार के हो सकते हैं। त्रिज्या खंड एक ऐसा हो गया, एक त्रिज्या खंड मतलब अगर थीटा 60 डिग्री हो तो क्या होगा, अगर यहाँ पर थीटा 60 डिग्री हो तो क्या होगा। अगर हमें दूसरा केस लेना हो, अगर थीटा 45 डिग्री यानी 45 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा तो क्या होगा। अगर हमें ये दे दिया जाए कि 45 डिग्री होगा तो क्या होगा, उसको शॉर्टकट फार्मूले हम लोग कैसे तैयार करेंगे। ये 60 डिग्री पे है और ये 90 डिग्री पे, सॉरी ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री पे। 45 डिग्री पे भी बना सकते हैं हाफ करके। तो आइए देखते हैं 60 डिग्री के लिए, यानी कि केस हम लोग लिखते हैं। पहला केस, अगर थीटा जब 60 डिग्री हो तब जब थीटा 60 डिग्री हो तब, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी आप लिखेंगे 60 डिग्री यानी थीटा बटा 60 डिग्री। थीटा क्या है, 60 डिग्री, 60 डिग्री बटा 360 डिग्री अगुने पाई आर स्क्वायर, यानी कि 6 बार में, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 6। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो 60 कितना बार में काटेगा, 360 को 6 बार में, यानी पाई आर स्क्वायर बटा 6, यानी कि
आप ये कह सकते हैं कि अगर थीटा 60 डिग्री का हो तो आप आसानी से कह सकते हैं कि त्रिज्या खंड जो होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल का छठा भाग होगा, एकदम आसानी से। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में घुमा कर पूछा जाए कि यदि त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री होगा तो वो वृत्त का कौन सा हिस्सा होगा, आसानी से कह सकते हैं छठा हिस्सा, यानी 1/6। अब आइए देखते हैं केस 2। केस 2 में हम ये देख पा रहे हैं जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। जब थीटा 90 डिग्री हो यानी समकोण हो तब क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी उस समय त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा, यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 90 डिग्री। 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 टाइम्स में ये कैंसिल आउट करेगा, यानी अब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। यानी एक और बात आप सामने आ गई कि अगर थीटा 90 डिग्री का होता है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे यूं ही देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक्स करें। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।